वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। बेटा सेटिंग अप पार्ट सी की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। कल अपन ने इंट्रोडक्शन देखा था कि पार्ट सी में तीन चीजें हैं। पहला डोरमेंट कंपनी, दूसरा स्ट्राइकिंग ऑफ और तीसरा था आईबीसी। तो मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू इन तीनों बातों का दिया था। अब उसी ओवरव्यू को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को अपन आगे लेके चल रहे हैं। अब चैप्टर क्या है, क्या आपको समझा रहा है, डोरमेंट कंपनी क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, कैसे स्टेटस चेंज होता है, वो सारी बातें इस चैप्टर में है। बहुत बहुत छोटा चैप्टर है, ध्यान से देखते हैं एकदम। चले, चैप्टर का नाम डोरमेंट कंपनी, डोरमेंट कंपनीज। अब जल्दी से देख लेते हैं मीनिंग क्या है। सर ये तो मॉड्यूल है। हाँ बेटा ये मॉड्यूल है। कौन सा मॉड्यूल है? जो लेटेस्ट मॉड्यूल है विच इज एप्लीकेबल फॉर जून 22 एग्जाम्स। क्लियर है कहानी? चले, अब ये जो स्टार्ट का पैरा है, स्टार्ट का पैरा है, इसमें कुछ भी नहीं है, तारीखें बता रखी। कौन सी तारीख से नया कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हुआ था? 1/4/2014। ये कंसेप्ट भी जब ही से एप्लीकेबल हुआ था कि एक्टिव कंपनी टू डोरमेंट कंपनी या डोरमेंट कंपनी टू एक्टिव कंपनी। तो फर्स्ट पैरा में हार्डली आपको बता रखा है हैप्पी बर्थडे वाली डेट कि नया कंपनीज एक्ट कब आया था। ये मैंने बता रखी है बात आपको। पास हुआ था अगस्त 2013। जहां तक मुझे आइडिया शायद 29 अगस्त 2013 राज्यसभा में पास हो गया था और प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हुआ था कंपनीज पे 1/4/2014 पे। ये एक ऐसा साल था जब इन लोगों ने इसको एप्लीकेबल करा ना, उस टाइम हम पढ़ा रहे थे क्लासेस में 1956। आईसीएसआई ने अचानक से फॉर दिसंबर 2014 पूरा का पूरा कंपनी लॉ चेंज कर लिया। मतलब हम अराउंड 6-7 चैप्टर पढ़ा चुके थे पुराने, और उसके बाद सुनने में क्या है कि पूरा कंपनीज एक्ट चेंज हो गया। तो हम मानो रनिंग सेशन में पूरा एक्ट पढ़ पढ़ के उसी सेशन में हमने इसके नोट्स बनाए थे। और किस स्टाइल से बनाए थे? एक क्लास के अंदर चैप्टर 1 चालू कर लिया, दूसरे में 2 कर लिया, तीसरे में 3 कर लिया। फिर इस सीक्वेंस में क्या हुआ, किसी में 4th कर लिया, किसी में 5th कर लिया, किसी में 6 कर लिया, और सबसे पहले लेटेस्ट नोट्स अपन ने बना दिए राजस्थान में। तो बहुत काम की चीज है। तो फर्स्ट पैरा हार्डली गिव्स यू द डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, कब से ये एक्ट एप्लीकेबल हुआ था। अब जल्दी से सेकंड पैरा देख लेते हैं। इन कॉमन पैरलेंस, मतलब सामान्य भाषा में कहें तो, सामान्य भाषा में कहें तो डोरमेंट मींस इनएक्टिव और इनऑपरेटिव। ये बात मैंने आपको बता दी थी कल के डोरमेंट कंपनी को प्रैक्टिकली क्या माना जाता है, जैसे कि एक इनएक्टिव या इनऑपरेटिव कंपनी है। हमने बना तो ली बट ये कंपनी काम नहीं करती। हमने कंपनी बना तो ली बट ये कंपनी काम नहीं करती। आगे देखिए, डोरमेंट कंपनी मींस अ कंपनी विच इज इनएक्टिव, दैट इज नॉट कैरिंग आउट, हाईलाइट करो इसको, एनी बिजनेस एक्टिविटी। एनी बिजनेस एक्टिविटी, हर वर्ड का मतलब है, बहुत काम का मतलब है। एनी बिजनेस एक्टिविटी मतलब एक कंपनी 5 काम करती, 5 में से 4 नहीं करती, क्या वो इनएक्टिव है? क्या 5 में से 3 नहीं करती, क्या वो इनएक्टिव है? नहीं। 5 में से 2 नहीं करती, क्या इनएक्टिव है? नहीं। वो 5 में से 5 ही नहीं करती, इनएक्टिव है? हाँ वो इनएक्टिव है। तो बहुत बहुत काम का वर्ड क्या है? पहला एनी बिजनेस एक्टिविटी। एक नहीं, दो नहीं, हम जितने काम करते हैं ना, हम उनमें से एक भी काम नहीं करते। अब एग्जामिनर क्या करता है, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है सवाल आपको क्या दे दे, एक कंपनी XYZ लिमिटेड है जो क्या अपना 95% बिजनेस बंद कर चुकी, बट 5% बिजनेस उनका चालू है। क्या वो कंपनी डोरमेंट है या नहीं है? अभी क्या वो कंपनी डोरमेंट होगी, नहीं होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने यहां पे क्या पढ़ा है, एनी बिजनेस एक्टिविटी। क्लियर है ये बात? चले, एंड हैज अप्लाइड टू द आरओसी टू चेंज इट्स स्टेटस। इन्होंने कहां अप्लाई करा है? आरओसी में। किस चीज के लिए अप्लाई करा है भैया? हमारा स्टेटस बदल दो अपने रजिस्टर में। आरओसी क्या करता है? एक रजिस्टर मेंटेन करता है रजिस्टर्ड कंपनीज का, एक रजिस्टर मेंटेन करता है रजिस्टर्ड कंपनीज का। उसमें हम उनको कह रहे हैं कि प्लीज हमारा स्टेटस बदल दो। हम एक्टिव थे ना, हमें एक्टिव से क्या कर दो? डोरमेंट। ध्यान से देखो, टू चेंज इट्स स्टेटस इन द रजिस्टर ऑफ कंपनी फ्रॉम एक्टिव कंपनी टू डोरमेंट कंपनी। वापस से याद करते हैं, डोरमेंट मतलब इनएक्टिव, इनऑपरेटिव। ऐसी कंपनी जो कोई सा भी बिजनेस नहीं कर रही, एक नहीं दो नहीं, कोई सा भी बिजनेस नहीं कर रही। फिर वो क्या करते हैं? दे आर अप्लाइंग टू आरओसी। दे आर अप्लाइंग टू आरओसी फॉर व्हाट? टू चेंज देयर स्टेटस। कहां से? एक्टिव से किस में चेंज कर दे? इनएक्टिव में। आगे देखिए ध्यान से, अ कंपनी मे बिकम डोरमेंट इमीडिएटली आफ्टर रजिस्ट्रेशन और आफ्टर अ फ्यू ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर एक कंपनी चाहे तो रजिस्ट्रेशन के साथ ही स्टेटस ले ले,
नहीं तो चाहे तो रजिस्ट्रेशन के थोड़े साल बाद अप्लाई कर ले। आपके बाद कल एक एग्जांपल लिया था रिलायंस पावर का। रिलायंस पावर एक कंपनी बनी थी, उस कंपनी ने क्या करा, बनने के साथ ही अप्लाई कर लिया था आरओसी में कि हमें कौन सा स्टेटस दे दो गवर्नमेंट। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप रजिस्ट्रेशन के साथ ही स्टेटस लेना चाह रहे हो या आप रजिस्ट्रेशन के सर्टेन सालों के बाद चाह रहे हो। आप बाद में भी चाह रहे हो ना, आप तो अप्लाई कर लो। हार्डली दो रास्ते थे अगर आपको याद हो एक तो अपनी इच्छा से स्टेटस लेना और एक कौन दे देता था, आरओसी। आई होप बेटा यहां तक की बातें याद आ रही है सबको? हाँ सर। चलो बहुत ध्यान से देखते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। The major reason for such a change is that it gives the company the liberty to start its business activity after a few years rather than incorporating a new company at that time. Highlight करें यहाँ से, thus providing cost and time advantage to the company. क्या मतलब हुआ? मेजर रीजन क्या है इस काम का? कंपनी को क्या मिल गई? लिबर्टी टू स्टार्ट द बिजनेस एक्टिविटी आफ्टर अ फ्यू इयर्स। मैंने 2022 में कंपनी रजिस्टर करवा ली, बट मैं चाह रहा हूं बिजनेस में बाद में करूंगा। आपको याद है मैंने एक वर्ड बताया था, कॉर्पोरेट शील्ड, जिसके तहत हम अपने असेट्स को मेंटेन कर लेते हैं। ये सेम वही चीज है कि हमने कंपनी को लिबर्टी मतलब एक फायदा, एक छूट क्या दी, एक इंडिपेंडेंस क्या दी। आज आप कंपनी सेटअप कर लो, बिजनेस अभी मत करो, बिजनेस हम बाद में कर लेना। फिर जब तक हमने कंपनी बनाई क्यों है? हमने क्यों बनाई कंपनी? ताकि जो भी असेट्स है ना उस कंपनी के नाम के अंडर रखे जाएं सारे। हम कहे राम के नाम पे, श्याम के नाम पे, सीता के नाम पे, गीता के नाम पे, नहीं है तो कंपनी के ना। तो हम चाह रहे हैं सीधे ही वो किसके नाम पे आ जाए? कंपनी के नाम पे। सिस्टम है हमारे यहाँ पे ऐसा। A company may also choose to temporarily shut down its operation due to adverse market condition and decide to commence its operation at a future date. भैया कोरोना का केस चल रहा है, माहौल चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा मेरा। तो मैंने कहा मेरा बिजनेस चलेगा नहीं, तुम आ जाओगे मेरे माथे गवर्नमेंट कंपनी का स्टेटस लगाने। मैं नहीं आ रहा, मैंने कहा तुम आओ, उससे पहले मैं आ जाता हूँ कि अभी फॉर अ टाइमिंग मुझे कौन सा स्टेटस दे दो आप गवर्नमेंट का। फिर जब भी मार्केट कंडीशन सही होंगी ना, मैं वापस से अपना स्टेटस आपसे चेंज करवा दूंगा फ्रॉम इनएक्टिव टू एक्टिव। बेटा ये सब बेसिक्स है, एग्जामिनर नहीं पूछेगा, इसी को डिटेल में अपन आगे पढ़ेंगे। मैंने आपको एक चीज कही थी, इन पार्ट सी हम कोशिश करेंगे एक एक वर्ड पढ़ेंगे चैप्टर का। फायदा जब ही होगा जब ही 25 में 25 आएंगे। अब आपके 25 क्यों सर्टेन होंगे? अगर अपन इसकी एक जनरल रीडिंग करते ना तो आप इस वर्ड का मतलब निकाल ही नहीं पाते एनी बिजनेस का। सिंपली अगर इसको रीड आउट कर दिया जाए ना तो कोई बच्चा नहीं समझेगा। और मैं गारंटी ले सकता हूं अगर एग्जाम में कभी सवाल आ जाए ना, 95% बिजनेस बंद है किसी कंपनी का, एक बार आप फील ले लोगे यार ऑलमोस्ट बंदी तो है ही। चलो आप नहीं लोगे, आप स्मार्ट हो, बट कितने स्टूडेंट फील ले लेंगे कि कंपनी क्या हो चुकी है? गवर्नमेंट 95% बिजनेस बंद, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है? एनी बिजनेस एक्टिविटी। चल, in all such cases, company may make an application to the ROC to change the status from active to dormant company, and companies are also known as inactive company. फिर ऐसी कंपनी को हम किस नाम से बुलाते हैं? अरे ये तो इनएक्टिव कंपनी है, चल रही है एक्टिव कंपनी, नहीं चल रही है तो उसका स्टेटस क्या हो गया? इनएक्टिव कंपनी। आई होप ये बेसिक सबके क्लियर है यहां तक? यस सर। यस सर। चलो बहुत बहुत ही बढ़िया। यस सर। बेटा इसकी फर्स्ट लाइन पढ़ो नेक्स्ट पैरा की, याद आ रही है कि कल बताई थी आपको ये फर्स्ट लाइन? A dormant company offers excellent advantage. क्या क्या एडवांटेज है इसकी प्रमोटर्स को? कि अपने असेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होल्ड करें अंडर द कॉर्पोरेट शील्ड, और जो यूज कब होगा? एट अ लेटर स्टेज। आज मैं करोड़ों की एक कंपनी सेटअप करना चाह रहा हूं, करोड़ों के मेरे असेट आ रहे हैं, मैंने कहा क्यों किसी एबीसी के नाम पे रजिस्टर करवाना, ऐसा चाहे कंपनी बना लो और कंपनी के एक लीगल ढांचे के तहत उन असेट्स को मेंटेन कर लो। कॉर्पोरेट शील्ड मतलब एक लीगल ढांचे के तहत उसको मेंटेन करना। फॉर इंस्टेंस, इफ अ प्रमोटर वांट्स टू बाय लैंड नाउ फॉर इट्स फ्यूचर प्रोजेक्ट एट अ कंपैरेटिवली लेसर प्राइस, ही मे डू सो द सेम थ्रू अ डोरमेंट कंपनी सो दैट ही कैन यूज द लैंड फॉर इट्स फ्यूचर प्रोजेक्ट। यार आज कोई जमीन बड़ी सस्ती मिल रही है, बिजनेस में 4 साल बाद चालू करना चाह रहा हूँ एक कंपनी सेटअप करके, तो मेरा दिमाग क्या चला, मैंने क्या करा, एक कंपनी सेटअप करवा ली, स्टेटस दिला दिया गवर्नमेंट कंपनी का, और उस लैंड बिल्डिंग को किसके नाम से बाय कर लिया? कंपनी के नाम से। जिससे हम बाय करते हैं ना सेट, उसको भी ये बात हमने बता दी, देख बेटा आज हम बाय कर रहे हैं, आज हम स्टेटस क्या ले रहे हैं? गवर्नमेंट कंपनी। कभी कभी होता है मार्केट कंडीशन ऐसी होती है, चीज अभी सस्ती मिल रही है, क्या पता बाद में महंगी हो जाए, तो अभी बाय कर लो ना अंडर द नेम ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी।
यही वो पैरा वापस से लिखा हुआ है, आप चाहो तो पढ़ लो जल्दी से। वही कभी भी हमेशा स्मार्टली पढ़ो, कभी भी किसी पैरा में 10 आ जाए ना, 10 का मतलब होता है ऊपर वाली बात को समराइज कर रहे हैं। इसमें लास्ट लाइन काम की है बस आपके लिए। गवर्नमेंट कंपनी क्या हो सकती है? मे इधर भी आ पब्लिक कंपनी और आ प्राइवेट कंपनी और इवन आ 1% कंपनी। जैसे चाहो वैसे रजिस्टर कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गई होगी कहानी। अब जल्दी से देखो अभी तक की, अगर इसकी समरी में बनाऊं आपके लिए। गवर्नमेंट कंपनी क्या हुई, जिसको और क्या कहा जाता है? इन एक्टिव कंपनी। अब इनएक्टिव कंपनी का मतलब, आज हमने एक कंपनी सेटअप कर ली। अब वो कंपनी हम कैसे सेटअप कर सकते हैं? चाहो तो बेटा क्या बना लो, पब्लिक कंपनी। चाहो मन कर रहा है तो क्या बना लो, एक प्राइवेट कंपनी या इवन अ ओपीसी। जैसे मन चाहे ना वैसे कर लो। अब ये कंपनी हमने सेटअप क्यों करी है? फॉर बाइंग असेट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। किसके अंडर? अंडर अ कॉर्पोरेट शील्ड, दैट इज कंपनी। अब मेन बात क्या है, हमने ये सब बाय क्यों करा? हमने ये सब बाय क्यों करा? रीजन, कॉज बिजनेस कब स्टार्ट होगा? बिजनेस स्टार्ट एट अ लेटर स्टेज। अब जब बिजनेस हमारा लेटर स्टेज पे स्टार्ट होगा तो उस टाइम हम क्या कर सकते हैं? उस टाइम हम लोग क्या कर सकते हैं? अगेन अप्लाई टू आरओसी। वापस से कहां अप्लाई करना है? आरओसी में। अब आरओसी में हम किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं? आरओसी में हमने किस चीज के लिए अप्लाई करा? हमारा स्टेटस क्या कर दो। अब बहुत बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या लिया था? इनएक्टिव। अब हम कह रहे हैं आगे जाके प्लीज हमारा स्टेटस वापस से क्या कर दो। अब हमारी इच्छा है हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब ये जो अपन ने कंपनी सेटअप करी थी और जिसको हमने क्या माना था? इनएक्टिव कंपनी। इनएक्टिव कंपनी के लिए आपको कहां अप्लाई करना होता है? अप्लाई टू आरओसी। ये अभी तक की समरी हो गई इसकी, ये देखो इसमें मेजर मेजर सारी बातें आ गई। आई होप यहां तक डन है एकदम अच्छे से। Yes, प्लीज मैं sir. ये मान के चल रहा हूं, मैं ये मानते हुए चल रहा हूं कि आप इन चीजों को Yes, पढ़ नहीं sir. रहे हो, आप इन चीजों को याद भी कर रहे हो हाथों हाथ। मेरे साथ साथ अपने घर पे प्लीज इन बातों को रिपीट करो बोल बोल के। अगर आप रिपीट कर लोगे ना, आपको नेक्स्ट टाइम इसको देखने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। आपको वर्ड टू वर्ड याद भी हो जाएगा और 25 में से 25 सर्टेन हो जाएंगे। कसम खा लो बेटा, आज पार्ट सी में एक नंबर नहीं देना आईसीएसआई को। अगर ये एक नंबर भी आईसीएसआई को दे रहे हो ना, मैं कहूंगा बेवकूफ है आप और बेवकूफ हूं मैं। जब जानते हैं कि इन्हीं में से सब कुछ आना है। कभी कभी क्या होता है 25 नंबर के लिए, जैसे कंपनी लॉ में बताता हूं, एक पार्ट सी आता है कंपनी लॉ में, मॉड्यूल में 150 पेजेस है, 150 पेजेस फॉर 10 मार्क्स। और यहां पे अराउंड 40 पेज है फॉर 25 मार्क्स। वहां मैं कहता हूं 10 मार्क्स का कैलकुलेटेड रिस्क ले लो आप। क्यों? 150 पेज यार। यहाँ 25 नंबर में कितने हैं? 40 पेज। यहाँ एक पैसे का रिस्क मत लो आप लोग। सर वहां हमारे 4 नंबर कम आ गए, तो बेटा यहाँ 25 में 25 आ गए ना, वो सेट ऑन सेट ऑफ हो गया ना कहीं ना कहीं। तो अपना समय भी अपन को डिवोट क्या करना होता है? केवल डिवोट नहीं करना है टाइम, स्मार्टली डिवोट करना है। आज के सिनेरियो में केवल वो बच्चा पास होगा जो स्मार्ट स्टडी करता है। कंप्लीट सिलेबस करो बट थोड़ा सा स्मार्टली करो, कि अगर हम किसी सब्जेक्ट में 5 मार्क्स का रिस्क ले रहे हैं ना, तो हम कौन से दूसरे सब्जेक्ट से 10 ज्यादा लेके आ जाएंगे। तो ये मान लो ये वो 25 हो गए और कंपनी लॉ का वो 10 मार्क्स का कैलकुलेटेड आपका एक रिस्क हो गया। समझ में आ गई होगी ये बात। चलो अभी तक जो पंचायत पढ़ी वो कॉमन पैरलेंस थी, मतलब एक सामान्य मतलब था। अब हमारा कंपनी लॉ क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़ लेते हैं। सेक्शन 455। सर एक एक डाउट आ रहा है। आप कहते हो सेक्शन याद नहीं करना, आप कहते हो सेक्शन याद नहीं करना,
हाँ मैं कह रहा हूं नहीं याद करना। एक चीज मुझे बताओ, 25 नंबर में अगर कुल मिला के 15-20 सेक्शन आ रहे हो, वो याद करे जा सकते हैं? और ये 25 नंबर जब आप एग्जाम में लिखोगे ना, तो आपके कॉपी के स्टार्ट के तकरीबन 8-10 पेज हो जाएंगे, सजा सजा के सेक्शन नंबर के साथ। वो चाह के भी एक नंबर नहीं कटेगा। आगे मत लिखना सेक्शन, कोई इशू नहीं। ये हो गया स्मार्टली याद करना। मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ याद कर लो, मैं नहीं करवा रहा। अपने आप एक चार्ट बना देना आप लोग। अब मैं ऑनलाइन का बताऊँ, बेटा बेटा बताओ 455 क्या था, इतना टाइम नहीं है। आप स्मार्टली इसका एक चार्ट बना दो और चार्ट स्टडी करो, सेक्शन के चार्ट को 3-4 बार देख लो, अपने आप याद हो जाएंगे। बहुत लिमिटेड सेक्शंस हैं क्योंकि। अब बहुत बहुत ध्यान से देख लेते हैं। अब ये सब कैसे याद करोगे? 455 ऑफ कंपनीज है, रीड विद कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014। आप तो सिंपल याद कर लो सेक्शन 455 क्या होता है। सेक्शंस को हम पढ़ते हैं उसके अंदर बने हुए रूल के साथ। इंडिया में एक सिस्टम होता है, एक्ट आता है, हाँ आता है, सेक्शन आते हैं, हाँ आते हैं, प्रोविजन आते हैं, हाँ आते हैं, पहले आते हैं, रूल्स बाद में आते हैं। नहीं समझे? पहले हमने सेक्शन का एक प्रोविजन बना दिया, उस प्रोविजन के नियम जो होते हैं ना, नियम बाद में बनते हैं। तो अगर पूरा याद करना तो 455 ऑफ कंपनीज एक रीड विद कंपनीज मिसलेनियस रूल, बहुत ही बढ़िया। नहीं तो सेक्शन 455। आगे देखिए, डोरमेंट कंपनी मतलब 455 में डेफिनेशन आती है किसकी? डोरमेंट कंपनी की। बहुत बहुत ध्यान से पढ़ो। Where a company is formed and registered under this act, क्यों? फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट, या तो भविष्य में कोई प्रोजेक्ट मेरा स्टार्ट होगा, नहीं तो टू होल्ड असेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। मैंने एक कंपनी सेटअप करी, क्यों करी? फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होल्ड करने के लिए। अब मान लेते हैं अगर कोई ये नहीं जानता कि आईपीआर क्या होता है, मैंने बताई थी ये बात आपको इंट्रो में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं? पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल। पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, गुडविल। तो अगर वो पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल जो अपन होता है, एक इंसानी उपज होती है जो दिमाग से अपन चालू करते हैं, उसे हमने नाम क्या दे दिया? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आई होप समझ में आ रहा है। इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल मतलब दिमाग, दिमाग से बनाई हुई चीज। आप मूवीज से रिलेट कर लो। मैंने कोई कार की डिजाइन बनाई है, सुपर फास्ट कार बनाई है इंडिया की, उसकी टेक्नोलॉजी को मैंने मेरे नाम पे पेटेंट करवा लिया। उसकी टेक्नोलॉजी को मैंने मेरे नाम पे क्या करवा दिया? पेटेंट करवा लिया। मैंने कोई किताब लिखी है, उसके ऊपर मैंने अपना क्या क्रिएट कर लिया? कॉपी राइट क्रिएट कर लिया। मान लेते हैं मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, उस पर कोई सिंबल है, उस सिंबल पे मैंने अपना क्या करवा लिया? ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवा लिया। तो इन तीनों का बाप कौन है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। समझ में आ गई कहानी है? चल, अब हम ये काम तो कर रहे हैं, लेकिन क्या नहीं हो रहा? विदाउट हैविंग एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। ये टर्म बताई थी कल। डोरमेंट कंपनी क्या कंपनी है जिसमें सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे हैं। अब आप चेक करोगे बेटा, नेक्स्ट पैरा में सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ही आ रहा है लिखा हो, ये लिखा फॉर द अबव पर्पस। एग्जामिनर क्या करता है? 4 नंबर में एक बेसिक डेफिनेशन पूछ लेता है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है। अभी मैं आपसे ये जब आऊंगा एक सवाल पूछूंगा, फिर देखते हैं आपका जवाब क्या आएगा। वापस से, मैंने बनाई कंपनी, क्यों बनाई? भविष्य के प्रोजेक्ट के लिए। नहीं तो सेकंड, एक असेट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, एक कॉर्पोरेट शील्ड के तहत होल्ड करने के लिए। अब ये सब काम हम कब करेंगे? फ्यूचर में। हम कर तो रहे हैं, बट मेरी कंपनी में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा। अब आगे ध्यान से पढ़े। Such a company or an inactive company make an application to the ROC. ये inactive company कहां application लगा रही है? ROC में। In such a manner as may be prescribed for obtaining the status of a dormant company. I hope concept समझ में आ गया। वही ऊपर वाली बात ही तो है, सेक्शन में रिपीट हो रही। यहां तक क्लियर है बेटा सबके? Yes, sir. Yes, sir. ये यस क्या 3-4 तो आते हैं, बाकी आराम से ऑनलाइन करके कहीं ना कहीं गायब हो चुके होंगे कि बाद में दोपहर को अपलोड कर ही देंगे क्लास। बेटा यस हो सकता है, अगर सब बोल दोगे ना तो आपके ज्यादा एनर्जी नहीं खत्म होगी। चलो, और ये 25 नंबर है, अगर इसमें यस आलसी वाला यस है ना, तो आउट ऑफ 25 आप बिग जीरो आने वाला है, ये बात तय है। तो थोड़े से अटेंटिव रहो। सोफे पे बैठे हो तो सीधे हो जाओ, गद्दे पे लेटे हो तो खड़े हो जाओ, नहीं नहाए हो तो हाथ मुंह धो लो, चाय पी लो, बट थोड़ा सा फोकस जरूर कर लो।
बिकॉज जितने फोकस से मैं इन चीजों को करवा रहा हूं ना, लोग नहीं करवाएंगे आपको। ये बहुत प्लानिंग से अपना सिलेबस चल रहा है। ये ध्यान से देखो, अब ये है एग्जाम के 4 मार्क्स, यहां से पूरा 4 मार्क्स चालू होगा। अब मेरा एक सवाल आया, एग्जाम में अगर कभी आपसे पूछा जाए सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है, अब मेरा एक सवाल क्या है, आप केवल ये समझाओगे क्योंकि यही तो है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, या पहले इनएक्टिव कंपनी समझाओगे? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन वर्ड कौन सी डेफिनेशन में दे रखा था? इनएक्टिव कंपनी में। तो एक स्मार्ट बच्चा तो क्या करेगा, पहले इनएक्टिव कंपनी समझाएगा, फिर ये समझाएगा। तोते क्या समझाएंगे? तोते है, तोते मतलब रट्टू तोते, वो सीधे ये 3 या 4 पॉइंट लिख के आ जाएंगे और सपने देखेंगे, हा 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 हा, 4 में से 4, वो देगा 2, वो देगा 2। क्यों? आपको बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा ये डेफिनेशन यहां से निकली। तो फर्स्ट यू हैव टू एक्सप्लेन इनएक्टिव कंपनी। यार इतनी सी तो है इनएक्टिव कंपनी, पहले ये समझाओ उसके बाद ये समझाओ, और 2 और 2 टोटल कितने आ गए? 4। सर एग्जामिनर ने हमसे क्या पूछा था? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। आप कहते हो टू द पॉइंट समझाओ, तो टू द पॉइंट समझाओ ना, ये इतना सही तो है, टू द पॉइंट है। मैं कहा कह रहा हूं ऊपर की पूरी राम कहानी समझानी नहीं, समझानी ऊपर की राम कहानी, ये तो बता दो ये डेफिनेशन, ये वर्ड निकल कहां से रहा है? नहीं समझे? ये तो बताओ कहां से आ रहा है। मैंने कहा हमारे घर में पानी नहीं आ रहा, ये कहो ना बीसलपुर बांध में ही पानी नहीं है इसलिए यहां पे भी पानी कम आ रहा है। तो आपको पूरा बेस समझाना पड़ेगा अगर फुल आउट ऑफ फुल चाहिए। समझ में आ गई होगी ये बात, समझ में आ गई होगी 4 में से 4 कैसे स्कोर होते हैं। तो प्लीज है ना, बी अ स्मार्ट स्टूडेंट, नॉट लाइक अदर स्टूडेंट जो रट्टा मारते हैं सारा। तो पहचानो इन चीजों के कि 4 में से 4 हमें किस तरीके से उनसे खींचने हैं, 4 में से 4 किस तरीके से उनसे लेने, ये आपको आना चाहिए। अब ध्यान से देखो, फॉर द अबव पर्पस, अब वापस से समराइज कर दिया, थोड़ा सा और डिफाइन कर दिया। इनएक्टिव कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच हैज नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशन। वापस से वर्ड क्या आ गया? अब जो ऊपर इतना सारा पढ़ा ना आपने, मैंने तो सारा पढ़ा दिया, अब आपके लिए काम का केवल ये। नहीं समझे? ऊपर पहले जनरल मीनिंग बताई, फिर 455 में लॉ की मीनिंग समझाई, अब इन्होंने उस सबको समराइज कर दिया। तो फॉर एग्जाम्पल जिनके हाथ में मॉड्यूल हो, ऊपर का पढ़ा तो मैंने सारा दिया, अब आपके लिए काम का यहां से स्टार्ट हो रहा है। इन्होंने ऊपर वाले पूरे पेज को इतने से में समराइज कर लिया। कैसे? जो कोई भी बिजनेस ऑपरेशन नहीं करता और जहां पे नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, कब? आखिरी 2 सालों में, एंड लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। सर लिखते वक्त पता है हमसे गलती क्या होती है? हम 2 ईयर लिखाते हैं, जबकि लिखना क्या था? फर्क पड़ता है क्या इससे? फर्क पड़ता है इससे? आप ईयर लिखो, फाइनेंशियल ईयर लिखो, इससे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? प्लीज बताओ ऑनलाइन, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? Yes, sir. आपने मुझसे पूछा सर आप जैन हो, मैंने कहा हाँ मैं जैन हूं। सर कौन से जैन हो? इससे फर्क पड़ता है? हाँ पड़ता है। 2 होते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। अब जो जैन नहीं है वो उसे सितंबर दिसंबर कहते हैं, मैंने देखा है हमेशा। आप अपने फ्रेंड्स में देख लेना अगर कोई जैनी है आपने से, जो जैन नहीं है वो उसे सितंबर दिसंबर कहते हैं। मैं सितंबर हूं, नहीं समझे? इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। रीजन, दोनों जैनियों की जो हमारे सिस्टम है ना, दोनों के सिस्टम में दिन और रात का फर्क है। दिगंबर वाले थोड़े जेल जैसे माहौल में रहते हैं, आलू नहीं, प्याज नहीं, लहसन नहीं, ये नहीं वो नहीं, हमारे नहीं चलता ये सारा। तो इससे फर्क पड़ा ना, ये कहानी। अगर आप वहां पे ईयर लिखाओगे ना, केवल केवल ईयर लिखाओगे, वो सर्कल लगा देगा। रीजन, यार इतने सिंपल क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूं, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ सिली मिस्टेक इन आंसर। अब ये मिस्टेक आपका आधा 1 नंबर उड़ा देगी वहां से। ईयर तो हो गया 1 जनवरी से 31 दिसंबर, फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो बहुत छोटी छोटी गलतियां हैं। कोई बिजनेस ऑपरेशन नहीं करते, नहीं तो बीच में ये भी देखो और लिखा हुआ है, या तो कोई बिजनेस ऑपरेशन नहीं करते, नहीं तो बीते 2 सालों से मेरी किताबों में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, नहीं तो मैंने क्या फाइल नहीं करा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न, वो भी कब फाइल नहीं करे? आखिरी 2 सालों। सर एक चीज याद आ रही है, कल वाली क्लास में आपने एक वो बैंक अकाउंट का बताया था, कितने साल तक ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था? आपने तो पढ़ा था, उसमें भी 2 साल ही लिखे थे। हाँ सर। अगर आपके बैंक खाते में 2 सालों से कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता ना, तो बैंक वाले ऑटोमेटिक आपके खाते को एक्टिव से किस में कन्वर्ट कर देते हैं? डॉर्मेंट। तो यहाँ पे भी तो 2 साल ही है। तो मान लो आपने तो मैसेज पढ़ा था, अगर ठंडे दिमाग से पढ़ाओ ना तो आप ये 2 साल भूलोगे नहीं।
उसमें भी 2 ही थे। तो सर समराइज कर ले वापस से। इनएक्टिव कंपनी क्या हुई? जो कोई काम धंधा नहीं करे। कोई मतलब कोई मतलब 100%, 100% बिजनेस बंद है। हमने पिछले 2 सालों से क्या नहीं करा, क्या नहीं करा? कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं करा, और हमने कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न भी फाइल नहीं करी। सर तीनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए क्या? Yes, sir. अच्छा बेटा, हर पॉइंट के बाद देखना बेटा क्या लिखा हुआ है एक बार। और और लिखा है। और का मतलब या तो ये, नहीं तो ये, नहीं तो ये है सेकंड सिली मिस्टेक। हम नहीं लिखते वहां पे, और हम ध्यान नहीं देते। हम कह रहे इतना सा शब्द, 2 वर्ड का तो शब्द नहीं है, क्या इसको लिखेंगे वहां पे? और आपने और नहीं लिखा और उसने आधा नंबर फिर उड़ा दिया आपका। तो आपका अभी तक 1 नंबर साफ हुआ 2 गलतियों पे। पहली और सेकंड, और मतलब मान लो फर्स्ट ये और सेकंड ये। तो प्लीज है ना, बी वेरी कैलकुलेटिव के हाउ टू स्कोर 4 आउट ऑफ 4। इफ यू डू सच काइंड ऑफ सिली मिस्टेक इन आंसर्स, तो आप सोचो जहां 4 आने थे वहां 3 आ गए। ऐसे 5 सवाल आए तो 5 नंबर तो आपने वैसे ही माइनस कर ली। और कहा हम सोच रहे हैं 25 में 25 की। तो कंपनी लॉ में 10 मार्क्स में थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे थे, यहां जबरदस्ती 5 लुटाया है। इतना बड़े दिल वाला नहीं बनना वहां पे कि आओ हमारे मार्क्स ले जाओ। उनसे छीनना पड़ेगा एक एक नंबर, जब जाके मिलेंगी। क्लियर है? चल, अब उस डेफिनेशन में तो सिग्निफिकेंट लिखा है, उसका मतलब क्या है? मींस एनी ट्रांजैक्शन मेड बाय द कंपनी एक्सेप्ट द ट्रांजैक्शन मेंशन्ड बिलो। मतलब क्या है? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या है? जो हम नीचे पढ़ने वाले हैं ना, इनके अलावा आपने कोई ट्रांजैक्शन नहीं करा बुक्स में। हमने कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं करा। इसका मतलब क्या बना? हमारे पीएनएल में, हमारी किताबों में इन ट्रांजैक्शंस के अलावा कोई भी दूसरा ट्रांजैक्शन नहीं है। ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन है जो हमें करने पड़ते हैं अगर हमने कंपनी बनाई है। तो इन्हें आप सिग्निफिकेंट मत कहो, इन्हें आप सिग्निफिकेंट मत कहो। इनके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। समझ में आ रही बात? ये वो रूटीन ट्रांजैक्शंस हैं इवन अ डोरमेंट कंपनी हैज टू डू। तो इनके अलावा अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, तो चलो बात अलग है। बट अब इनके अलावा अगर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करते, तो हम कह रहे हैं कि आपने पिछले 2 सालों से क्या नहीं करा है? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। अब क्या क्या ट्रांजैक्शन है ये? पेमेंट ऑफ फीस बाय कंपनी टू आरओसी। रूटीन फीसेस हमें देनी पड़ती है आरओसी में। अगर आप दे रहे हो आरओसी को फीस तो क्या आप सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कर रहे हो क्या? ये तो आपको देनी ही पड़ेगी ना। सेकंड, पेमेंट मेड बाय द कंपनी टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट। ऐसा कोई पैसा जो कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट पूरी करने की वजह से हमने दिया है, तो वो भी सिग्निफिकेंट नहीं, क्योंकि देना तो पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट। हमने शेयर्स अलॉट करे थे। अब इस पॉइंट पे कभी कभार जो थोड़े नॉलेज लेके बैठता है ना बच्चा, वो डिबेट कर लेता है। सर मैंने तो शेयर्स अलॉट करे, अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज अ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग। हाँ होता है, नॉट फॉर अ डोरमेंट कंपनी। इसका रीजन मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं प्रैक्टिकल। रिलायंस पावर, इन लोगों ने करोड़ के शेयर्स इशू करे थे, करोड़ों के शेयर्स। पूरी दुनिया बावली हो गई थी जब इसका आईपीओ आया था ना। पैसा लगाओ रिलायंस पावर में। किस रेट पे इन्होंने स्टॉक दिया था? 450 रुपीज पे। आज अभी अराउंड 10 साल के बाद 10 से 15 साल बाद लोगों ने सोचा था 450 का 2-2,500 हो जाएगा। अभी रिसेंट इसका लो था 1 रुपए। फ्लॉप शो हो गया। इन्होंने कंपनी सेटअप करी, करोड़ के शेयर्स इशू करे, बट वो कंपनी उस टाइम क्या थी? उन्होंने पहले बता दिया था प्रोस्पेक्टस में कि हम ये पैसा रेज करके अपने प्रोजेक्ट को फाइनेंस करेंगे। और अभी फॉर टाइम बिंग हमारा स्टेटस क्या है? इनएक्टिव। तो हो जाता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर कर दो। एक चीज बताओ, कंपनी डोरमेंट है? हाँ डोरमेंट है, तो पैसा कहां से आएगा? आप कह रहे हो मुझे तो असेट बाय करने हैं, तो असेट बाय करने के लिए भैया पैसा चाहिए। पैसा कहां से आएगा? तो पैसा हमने कहां से रेज कर लिया? हमारे जो प्रमोटर्स है मान लो, उनको शेयर्स इशू करके रेज कर लिया पैसा। तो ये कोई बड़ा ट्रांजेक्शन नहीं है। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। यहां पे पड़ा अलॉटमेंट ऑफ शेयर, इसकी जगह अगर बताओ ये लिखा होता लोन फ्रॉम बैंक। देती है, मैं तो बोल, अरे एग्जामिनर तो कुछ भी पूछ लेगा ना। अगर तुम लोन ले रहे हो मतलब तुम्हारा बिजनेस चल रहा होगा, जब तो बैंक ने लोन दिया होगा ना। तो अगर बैंक से लोन ले रहे हो, तो फिर आपने सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन करा है? हाँ करा है। तो क्या आप डोरमेंट कंपनी हो? नहीं हो। बैंक तो लोन उसी कंपनी को देगा ना जो काम कर रही है। तो ऐसे पहचानना पड़ेगा आपको। तो अभी तक 3 हो गए।
वो फीसेस जो हमें कहां पे करनी होती है, आरओसी में। वो पैसा जो हमने एक्ट की रिक्वायरमेंट के तहत दिया है। तीसरा, शेयर्स अलॉट करे हैं। और चौथा, मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस के लिए जो खर्चा हुआ है। भैया बाई रखी हुई है, गंगू बाई आती है सफाई करने, अब वो महीने के 5,000 रुपए लेके जाती है, वो तो देने ही पड़ेंगे ना। आप लोग यहाँ आते हो ना, उससे पहले यहाँ की सफाई हो जाती है। आप लोग यहाँ आते हो इंस्टीट्यूट में, उससे पहले यहाँ की सफाई हो जाती है, वॉशरूम क्लियर हो जाता है। अब उसका पैसा तो मैंने जब लॉकडाउन था ना, जब भी दिया। सर क्यों करवाई आपने? तुम्हारा क्या जा रहा है, मैंने करवाई तो मेरे को नहीं पसंद आती गंदगी ज्यादा। जब मेरे को नहीं पसंद आती तो मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि तुम लोग भी ना बैठो ऐसे। एक्सेप्शनली मान लो अगर मेड कोई छुट्टी मार जाए तो बात अलग है। मैंने पूरे लॉकडाउन मेड को पैसा दिया, वो आती थी वीक में एक दिन, अच्छे से साफ सफाई करके निकल जाती थी। तो आप सोचो बंद इंस्टीट्यूट में भी पैसा दिया है? हाँ दिया है। तो वही कहानी है, कंपनी डोरमेंट है लेकिन लोग तो आ रहे हैं जा रहे हैं। तो मेंटेनेंस का खर्चा अगर कोई हो रहा है तो उसे भी हम क्या नहीं कहेंगे, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। इनके अलावा अगर कोई भी हुआ है तो आपने क्या किया है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। इनको सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, इनको सिग्निफिकेंट नहीं। अगर पिछले 2 सालों में आपने केवल अपनी बुक्स में ये ट्रांजैक्शन करे हैं ना, देन दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये तो रूटीन है जो हमें करने पड़ते हैं। इनके अलावा कोई ट्रांजैक्शन करा है तो हम कह रहे हैं आप क्या कर रहे हो, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। प्लीज जल्दी से एक बार बता दो, जल्दी से बता दो। यहां तक सबके क्लियर है? हैंड रेज कर दो एक बार, जो स्क्रीन पे आपके आ रहा होगा हैंड रेज का ऑप्शन। अंकिता के क्लियर है, काजल के क्लियर है, कनिष्का, रौनक, दिशा क्लियर है। अगर कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं सर, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। चल, ये अभी तक तो आपके एग्जाम के 4 मार्क्स थे हार्डली, ये एग्जाम के 4 नंबर थे। एक मिनट, चले अब आगे। आराम आराम से, बहुत आराम से लेके चलेंगे। एक एक वर्ड याद करना है, एक दिन ज्यादा लग जाए, 2 दिन ज्यादा लग जाए, कोई इशू नहीं। सर क्यों पढ़ा रहे हो ये बातें? टॉपिक देखते याद आ गया? सामने देखो ध्यान से। ओब्टेनिंग डॉर्मेंट स्टेटस, याद आ रही है बात? याद आ रही है ये बात? मुझे चाहिए स्टेटस किसका, डॉर्मेंट कंपनी का। 2 तरीके हैं लेने के। पहला, सीओ मोटो, खुद ही चले जाओ, नहीं तो आरओसी आ जाएगा और आपका स्टेटस क्या कर देगा, डॉर्मेंट। जैसे मेरा एक बैंक अकाउंट कल डॉर्मेंट हुआ तो वो बैंक ने ही कर दिया, मैं खुद भी तो जाके करवा सकता था। समझ में आ रही है बात? बेटा याद आ रही है बात? कल समझाई थी ये बात भी? यस सर। Yes, sir. चलो, Yes, sir. अब अगर आपने स्मार्टली कल मेरी बात सुनी होगी ना, आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। 2 मिनट का समय दे रहा हूं, इसको रीड करो अपने आप रीड करो। ये पीछे नहीं पड़ा क्या? अभी हम कोई काम धंधा नहीं करते, 2 सालों से सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, 2 सालों से फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न हमने फाइल नहीं करी है, तो हम खुद ही चले गए वहां पे कि भैया प्लीज हमारे नाम के आगे हमारे माथे पे लिख दो इनएक्टिव आप। सर ये कैसे याद होगा? सर, कंपनी विच मीट द अबव क्राइटेरिया कैन अप्लाई टू सीओ मोटो टू आरओसी फॉर द स्टेटस ऑफ डॉर्मेंट कंपनी इन फॉर्म एमएससी 1 along with such fees as provided in companies act। मत याद करो ये आगे का, मत याद करो आगे का। पॉसिबल है याद करना है सारा? एमएससी मतलब, एमएससी मतलब मिसलेनियस। आपने ऊपर पढ़ा तो था, ये देखो ये लिखा हुआ मिसलेनियस, ये लिखा पढ़ा तो था आपने मिसलेनियस। तो अगर हम खुद जा रहे हैं ना आरओसी में अप्लाई करने के लिए, तो आपको कौन सा फॉर्म फिल करना है? MSC1। उस फॉर्म में ऑप्शंस आते हैं, बता दो आप उन कंडीशन में से कौन सी कंडीशन पूरी कर रहे हो। क्या कोई काम धंधा नहीं कर रहे हो? पिछले 2 सालों से रिटर्न्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं फाइल करे, 2 सालों से हमने कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं करा है, हम खुद चले गए। सेकंड क्या है? बहुत ध्यान से पढ़ो, स्टार मार्क लगा के। In case company which has not filed financial statement or annual return for 2 financial year consecutively, क्या मतलब हुआ? लगातार। The ROC shall issue a notice to the company and enter the name of such company in the register maintained for dormant company। बहुत स्मार्ट हो ना आप लोग, तो ध्यान से मुझे एक चीज बताओ। सामने देखो, एक बार सामने देखना, मुझे बताना फर्क क्या है।
अभी ऊपर पॉइंट पड़ा था ये वाला, ये देखो, ये था सी वाला पॉइंट, ये लिखा हुआ है। मुझे बताओ जल्दी से क्या फर्क है इसमें। यहां लिखा है हमने 2 सालों तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करे, यहां पे ये लिखा हुआ है। ये जब है जब सीओ मोटो जा रहे हो, नीचे क्या लिखा हुआ है, फर्क क्या है ये बताओ। दोनों सेंटेंसेस में फर्क क्या है? 2 साल ही तो है यहाँ पे भी, और वहां पे भी 2 साल है। सर यहाँ पे कंटिन्यूअसली है। नहीं 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 बेटा नहीं, तो वहां पे क्या था? हाँ ऊपर भी थे, फिर तू कहाँ है? वहां पे भी तो ये था, ये देखो ये लिखा हुआ, लिखा हुआ है ना ये था, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे एंड है और इसमें और है। कौन था ये, किसने बोला नाम? भैया। चलो बहुत बहुत बढ़िया, ये देखो, और वहां पे क्या है? वहां एंड है। अब हम तो लापरवाह, हम सुबह नहाते हैं लापरवाही वाले पानी से। जब लिखेंगे ना आंसर, या तो दोनों जगह और लिखाएंगे या दोनों जगह एंड लिखाएंगे। और मैं हूं स्मार्ट कॉपी चेकर, यहाँ एंड देखते ही मैं आपका 1 नंबर माइनस कर लूंगा। फर्क क्या हुआ दोनों बातों में? एंड का मतलब दोनों होने चाहिए, और मतलब अगर इनमें से कोई एक गलती भी करिए ना तो भी गए आप। अब सर ये याद कैसे होगा? बेटा ये ऐसे याद होगा, ये देखो इस तरीके से। जल्दी से इसे कॉपी कर लो प्लीज, है ना। नहीं बनाओगे ना हाथ से तो वही गलती करोगे जो अभी मैंने आपको बताई है। ऑब्टेनिंग स्टेटस ऑफ अ डोरमेंट कंपनी, 2 बातें, सीओ मोटो या बाय। तुमने बचपन में कभी वो वाला गेम नहीं खेला क्या, वो 2 तस्वीरें सेम जैसी उनमें कमियां पहचाननी होती थी, तो खेल लेते ना वही गेम यहाँ पे। 2 सेंटेंस मिलते जुलते, राम और शाम, बताओ दोनों में फर्क क्या है? राम के यहाँ तिल था, शाम के नहीं है, नहीं समझे? उसके एंड था, यहाँ पे और था। आप समझो, आप लोगों के साथ की गेम थोड़ी मुझे खेलने हैं। बताओ 2 सेंटेंस मिलते जुलते, बताओ इनमें कमियां क्या है, और 5 रुपए का इनाम, 10 रुपए का इनाम। आप खुद स्मार्टली काम करो, ये आपको पता नहीं चलता बेटा। आप लोग पेपर के बाद आते हो बड़ी खुश होके, मेरे तो फुल में से फुल आएंगे, आप इसलिए अपने नंबर वहां गवा रहे हो सारे। मैं बहुत बार ये बातें समझा चुका हूं, बट आप कभी भी इन चीजों को ध्यान से नहीं समझते। अब ध्यान से देखो इसको लिखना कैसे। सीओ मोटो में था 3 कंडीशन, इसका मतलब क्या है? कंपनी अप्लाई टू आरओसी, कौन से फॉर्म में? कब अप्लाई करेगी कंपनी, कब अप्लाई करेगी कंपनी? जब 3 में से कोई एक कंडीशन पूरी होगी। 1 मिनट, 1 मिनट रुकना। जब 3 में से कोई एक कंडीशन पूरी होगी। नो बिजनेस एक्टिविटी पहली कंडीशन थी। दूसरी अगर मैं वैसे आपको समझाऊं, बहुत ध्यान से देखो, लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में क्या नहीं करा हमने? नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, फुल फॉर्म नहीं लिखूंगा, अपने आप लिख लेना। सेट मतलब नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, और नॉट फाइल्ड। क्या? 2 चीजें, 1 मिनट, 2 चीजें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या सामने होने के बाद भी या, एंड एनुअल रिटर्न। यहां पे तो क्या है? एंड है बीच में।
कॉपी करो जल्दी, हो गया तेरा कॉपी? अच्छा, अरे तू क्या 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 चीटियां चला रहा है यार कॉपी में? मैं इतनी मेहनत से, इतनी प्यार से, इतनी सफाई से यहाँ लिख रहा हूँ जिंदगी में पहली बार। जब मैंने व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा हुआ है तो आप कभी पता करो, किसी के समझ में नहीं आता तो मैं लिख के आ रहा हूँ। और ये मेरा ही भाई है एकदम। एक बार तेरी कॉपी दिखा जरा जमाने को, एक बार पीछे। मैं दिखाऊंगा, दे एक बार कॉपी दे। नहीं बेटा ऐसे नहीं चलेगा, ये चीटियां नहीं मारनी अपन को। नहीं 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 चलेगा, रफ कॉपी, रफ है फेयर हो, तरीके से कॉपी कर। अरे तरीके से कॉपी कर, 100 बातों की एक बात, नो डिस्कशन, तरीके से कॉपी कर। वो पेज के एंड में जब चीटियां मरती है ना, और जब पन्ने पलटते हैं तो चीटियां अपने आप साफ हो जाती है सारी। और ये समरी आप जैसे यहां बनाओगे ना, मैं कह रहा हूं बनाते ही याद हो जाएगी ये चीज। मत कर ऐसे यार, ये मैं करता था मेरे टाइम पे, डबल मेहनत। पहले यहां करना, फिर घर जाके करना, फिर मैंने एक बार अपने सर पे 2 बार यूं मारा पीछे। मैंने कहा क्या कर रहा है, पागल है तू? एक ही काम को 2 बार कर रहा है। फेयर कॉपी यहां ले, अगर कोई डायग्राम नहीं बना पाया सही से जगह छोड़ दे, घर जाके उसको फेयर कर लेना। रिकॉर्डिंग तो मैं लगा ही रहा हूं ना बट थोड़ा फेयरली कर मेरे भाई, और कुछ नहीं। अगर आरओसी खुद कर रहा है तो ऑप्शन क्या है? आरओसी क्या दे रही है? नोटिस दे रही है। किसको? कंपनी को। अब आरओसी ये नोटिस कब देगी? नोटिस कब देगी? व्हेन, कब दे रही? जब इन लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स हमने क्या नहीं करा? नॉट फाइल्ड। 2 बातें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न। फर्क समझो और कुछ नहीं है, केवल फर्क समझो। यहां बीच में क्या आ रहा है? एंड। यहां क्या आ रहा है? और। बेटा पेपर सेटर क्या गेम खेलेगा आपके साथ? आरओसी ने अब नोटिस दिया कंपनी को, आरओसी ने नोटिस दिया कंपनी को कि हम आपका नाम डॉर्मेंट कंपनी डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने 2 सालों से फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं करे। कंपनी सेक्रेटरी रीजन दे रहा है, भैया ये काम तो जब होता था जब हम दोनों चीजें फाइल ना करें, एक नहीं, जब हम दोनों चीजें फाइल ना करें। सही है या गलत है? आरओसी जो कर रहा है किसी एक गलती पे भी, क्या वो सही है या गलत है? वो सही है। रीजन बीच में क्या था? और। आई होप ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा सबके। दिखा अच्छा, रहा ना। हाँ आराम से देखो, आराम से देखो। लो, ये देखने की तो चीज है। ऐसे पता है, अगर आप लोग बनाना सीख जाओ ना चार्ट और डायग्राम, आपको इतना आसान लगेगा सीएस करना जिसकी कोई हद नहीं। हम लोग सीए बन गए इन चार्ट बनाने से। मैं पूरी टैक्स, पूरी मतलब अकाउंट्स, एफएमए इस तरीके से पढ़ता था हमेशा। मेरी एक हैबिट डेवलप हो गई, मुझे कोई भी कंटेंट दे दो मैं उसको तोड़ मोड़ के डायग्राम बना दूंगा उसके। ये सीखो हार्डली। ये सीख गए ना तो मान लो सिलेबस समराइज हो जाएगा बहुत बहुत कम पेजेस में। ओवर सर। चलो, hence it is not always the company which apply for the status of a dormant company. Even the ROC is empowered CEO motor to change the status of a company into dormant company. The registrar, अभी बेटा ये लास्ट वाली लाइन पढ़ो, याद आ रही है क्या? याद आ रही है ये चीज? याद है 3 बातें बताई थी। डोरमेंट हो, डोरमेंट के बाद आपका नाम हम क्या कर देंगे? स्ट्राइक ऑफ। और जब वो हो गया तो तीसरा लेवल क्या था? आईबीसी में जाके या तो जिंदा कर दो कंपनी या खत्म कर दो कंपनी। याद आ गई ये बात? याद आ गई ये बात? फिर आरओसी क्या करेगा? इनिशिएट कर देगा प्रोसेस फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ योर नेम। स्ट्राइकिंग ऑफ योर नेम मतलब अपने रिकॉर्ड्स में इसे आपका नाम हटाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे नाम हट गया ना रिकॉर्ड में से, मान लो ऑलमोस्ट मर चुके हो अब आप, फिर चले जाएंगे अपन तीसरे पार्ट यानी आईबीसी के अंदर। आई होप यहां तक सबके अच्छे से क्लियर हो चुका है। Yes, sir. चलो बहुत बहुत ही बढ़िया। ये ध्यान से पढ़े आगे एक बार, एक मिनट डायग्राम देख लो या तो फिर नीचे पढ़ लेंगे। 1 मिनट लीगल फ्रेमवर्क पहले नीचे का पढ़ लो, उसका डायग्राम देख लो, अपने आप याद हो जाएगा। मैक्सिमम पीरियड फॉर विच द कंपनी कैन बी इन द डॉर्मेंट स्टेटस इज, कितने साल तक का स्टेटस ले सकता हूं मैं? 5 सालों का।
Before the completion of 5 years as a dormant company, such company may apply for activation और स्ट्राइक ऑफ। आपको याद है स्ट्राइक ऑफ भी बताया था, 2 ही ऑप्शन होते हैं, तो अपनी इच्छा से या आरओसी कर देता है। मैं भी पूरा बताता हूं किस तरीके से। अब यहां ध्यान से पढ़ो एक बार। एप्लीकेशन फॉर डॉर्मेंट कंपनी बाय द एप्लीकेंट, सुमोटो चेंज ऑफ द स्टेटस बाय ऑफ द कंपनी बाय द आरओसी। या तो हमने अप्लाई किया था या आरओसी ने स्टेटस दे दिया डॉर्मेंट का। अब होगा क्या? बिफोर द एंड ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर, 5 साल खत्म होने से पहले, चेंज इन स्टेटस ईदर फ्रॉम डॉर्मेंट टू एक्टिव, नहीं तो डॉर्मेंट टू। अब ये किस तरीके से बना यहां देखो। मैं बना डॉर्मेंट कंपनी, कैसे बना? सुमोटो या बाय आरओसी। ये स्टेटस कितने समय के लिए मिला? फॉर 5 years। अब क्या होगा? बिफोर कंप्लीशन ऑफ 5 years कंपनी को क्या करना है? बहुत ध्यान से एक बार सामने देख लो। कंपनी को क्या करना है? या तो देखो बहुत ध्यान से देखना, डॉर्मेंट कंपनी से अप्लाई करो कि भैया अब हमें क्या कर दो, एक्टिव कंपनी। नहीं तो दूसरा रास्ता क्या है? हम डॉर्मेंट कंपनी है, 5 साल हो गए, हमें लगा था कि हम 5 साल में बिजनेस चालू कर लेंगे, बट मेरा बिजनेस चालू ही नहीं हो पा रहा। तो मैं खुद कह रहा हूं आरओसी को प्लीज कि मेरा नाम अब वहां से क्या कर दो, स्ट्राइक ऑफ। आरओसी खुद भी तो कर सकता है, ये पढ़ाऊंगा आपको अगले चैप्टर में, लिखा है स्ट्राइक ऑफ इवन आरओसी भी कर सकता है। कर लो कॉपी। यार डिफिकल्ट थोड़ी लग रहा है चैप्टर ये। नो सर। No, sir. ठीक, नो सर। बहुत बहुत बढ़िया। चले चलो। अभी एक फर्जी सा प्रोसीजर आने वाला है, सिंपल सी कहानी, बस लास्ट है इतना सा, ये और कर लो। कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना है, नया स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद वाला आप चेक भी करोगे, आगे बहुत छोटा है। अरे तो आगे तो देख मैं क्या करूंगा, इतना सा तो ये खत्म। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ, जब इतने इतने से पिद्दे से चैप्टर है, क्यों इनको किसी रेफरेंस नोट से अपन करें? तब मैं एक एक वर्ड पढ़ाने का पेशेंस रखता हूँ, तो तुम में इतने पेशेंस पढ़ने का होना चाहिए। रेफरेंस नोट कैन नेवर बी 100%, मैं गारंटी ले रहा हूँ इस बात की। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो छूटता है। इनमें मत रस लो ना आप, मत लो इसमें। इवन आज मैं आपको पढ़ने के लिए दूंगा, ईमानदारी से पढ़ोगे ना अगर आप, आपको कहीं दिक्कत नहीं आनी। हाँ मैं कर दूंगा, मॉड्यूल ही तो है, आईसीएसआई या साइट से डाउनलोड कर ले मॉड्यूल। तेरे पे 1.5 GB नहीं मिलता क्या पर डे का? तो फिर मेरा इंटरनेट क्यों खाने को तैयार बैठा है? चलो, नहीं मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। हम वो हैं जो अगर साइकिल से भी जाते तो ड्राइवर साथ लेके जाते हैं। पहली कसम खा लो आज की, है ना, नए साल की पहली कसम। कभी भी प्रोसीजर वर्ड आ जाता है ना, प्रोसीजर वर्ड, प्रोसीजर का मतलब होता है इस काम को करना कैसे है। 2 फर्क होते हैं, 2 चीजें। पहला हम कहते हैं प्रोविजन, और दूसरा हम कहते हैं प्रोसीजर। दोनों में फर्क क्या होता है? फर्क क्या होता है? प्रोविजन कहता है स्पेशल रिजोल्यूशन इन जीएम, लॉ कह रहा है भैया स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है जनरल मीटिंग। अब सवाल ये है प्रोसीजर क्या कहता है? हाउ एसआर टू बी पास्ड इन जीएम। अब वो पास होगा कैसे, उसका क्या होगा? प्रोसीजर। प्लीज एक बार ये बना दो इतना सा कि प्रोविजन और प्रोसीजर में फर्क क्या होता है। अरे एक एग्जाम्पल है यार, एग्जाम्पल है हार्डली, ये समझाने के लिए कि प्रोविजन और प्रोसीजर में फर्क क्या है। अब ये पहला प्रोसीजर आपको क्या सिखाना चाह रहा है कि अगर
कंपनी ऑब्टेन करना चाह रही है ना डोरमेंट कंपनी का स्टेटस, तो किस तरीके से करना है? पहली कसम, प्रोसीजर 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 कभी भी आ जाए, कभी भी आ जाए, पहला काम हमेशा कहां से चालू होता है? बोर्ड मीटिंग से। क्यों? 90% काम कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी मीटिंग बुलाएंगे, इस प्रपोजल को वहां अप्रूव करवाएंगे, फिर बताएंगे किस दिन, जगह और कितने बजे हम लोग जीएम बुलाने वाले। नहीं समझे? 90% काम कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो क्या करना है हमें? सबसे पहले एक प्रपोजल रखा जाता है बोर्ड मीटिंग में, सबसे पहले कौन अप्रूव कर दे? डायरेक्टर्स। अगर वो अप्रूव कर देते हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? जनरल मीटिंग बुलाओ और शेयर होल्डर के सामने प्रपोजल रखो। हर प्रोसीजर का कॉमन 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 तरीका है, कॉमन तरीका है। घर में पापा से कोई काम करवाना है आपको, तो हमने कहा पहले मम्मी को बॉटल में डाल लो। मम्मी अगर आपके फेवर में ना, तो हो सकता है मम्मी फिर अप्रोच लगा दे आपकी पापा तक। सेम वही कहानी है। मालिक कौन है? शेयर होल्डर। लगा किसको रखा है? डायरेक्टर्स को। तो पहले डायरेक्टर्स अपने सामने मीटिंग बुलाएंगे, एक प्रपोजल वहां रखेंगे। अगर वो लोग इसके फेवर में होंगे ना, तो ही ये प्रपोजल कौन सी मीटिंग में रखा जाएगा? जीएम में। पहला प्रोसीजर का पॉइंट ध्यान से पढ़ो। क्या कॉल करनी है? बोर्ड मीटिंग। क्यों? टू फिक्स द डे, डेट, टाइम एंड वेन्यू फॉर जीएम of the members of the company to pass a for making application to ROC। भैया हम कह रहे हैं बोर्ड मीटिंग बुलाओ, दिन टाइम समय तय करो कि जीएम कब बुलानी। क्यों? ताकि शेयर होल्डर इसे अप्रूवल दें एसआर पास करके। क्या हम ये काम कर सकते हैं या नहीं? डायरेक्टर के कहने से नहीं होगा, किसके कहने से होगा? शेयर होल्डर। और वो क्या पास करेंगे? ऐसा। घर का एक कबाड़ भी आप लोग अपनी इच्छा से नहीं बेच सकते, आप मानो ना मानो। सेल कर सकते हो कि घर का सारा कबाड़ अपनी इच्छा से? आज मम्मी पापा गए हुए थे कहीं घूमने फिरने, मैंने कहा मम्मी आएगी मुझे ऐसे शाबाशी देगी, मैंने सारा घर का कबाड़ आज कबाड़ी को बेच दिया, मान लो 2000 रुपए में। आए, मम्मी ने देखा कहाँ गया, आते ही पहले लगाया 2-4 खटाखट आप लोगों के। मम्मी वो सामान बेचती तो कम से कम 5000 में जाता, आपने कितने में बेचा? 2000। आप ये देखो, वी आर नॉट इन अ, इवन मैं, मेरे पे भी एप्लीकेबल है, इवन आई एम नॉट इन अ पोजिशन कि मैं घर का कबाड़ भी सील कर दूं मम्मी से बिना पूछे। दादी है, दादा होते, वो घी के कंटेनर नहीं आते स्टील वाले, अगर आप उनसे बिना पूछे कबाड़ी को बेच दोगे ना, तो आप डांट खाओगे। वो कहेंगे हम बेचते 40 रुपए में, तूने बेच दिया 20 रुपए में। आप करके देख लो, मैं कह रहा हूं लाइव है, आप करके देख लो घर पे एक बारी। यही सेम कहानी है। ये डायरेक्टर काम तो कर रहे हैं, बट ये बड़ा काम है। हम कह रहे हैं हमें बताओ क्या करना है। हम मीटिंग में पहले डिस्कस करेंगे, फिर एसआर पास करेंगे, क्या आरओसी में अप्लाई करना भी है या नहीं करना। हम स्थिति देखेंगे कंपनी की, कंपनी कहाँ है, किस स्टेटस पे, फिर एसआर पास होता, फिर जीएम होती। पहले बीएम फिर जीएम। सेकंड, द कंपनी शैल ऑब्टेन अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर फ्रॉम द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मतलब जो क्या डिफाइन कर रहा है, विच गिव द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। ऑडिटर से मैंने अभी कहा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर लिया कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रही है। हमने लिया मतलब शेयर होल्डर्स ने मीटिंग में, शेयर होल्डर्स की मीटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी रखा गया, जो हमने किससे लिया था? ऑडिटर से। इसके बेसिस पे वो लोग बेटा डिसाइड करते हैं हार्डली एसआर पास करना ही नहीं करना। तीसरा पॉइंट, डोरमेंट स्टेटस इज एन एडवांटेज टू प्रमोटर हु वांट्स टू होल्ड, वही सेम पॉइंट आ रहा है। चौथा, कंपनी कैन एंजॉय द स्टेटस कितने साल? 5 साल, वही ऊपर वाली बात। डोरमेंट कंपनी इज नॉट लायबल टू पे टैक्सेस अंटिल इट रीअक्वायर्स द स्टेटस ऑफ एन एक्टिव कंपनी। डोरमेंट कंपनी जब तक डोरमेंट है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तब प्रॉफिट ही नहीं आ रहा तो टैक्स कहां से लगेगा? मान लो इनकम टैक्स वाले पगला गए, उन्होंने नोटिस दे दिया डोरमेंट कंपनी को टैक्स दो, दिखा दो इनएक्टिव है, कोई टैक्स नहीं देना, रीजन हम इनएक्टिव। अभी मैंने न्यूज में देखा था, यूपी में हुआ था शायद, आप लोग गूगल करना है। एक वो है जो कोरोना से जिसकी डेथ होती है उसको 50,000 रुपए मिलेंगे। एक चल रही मुहिम अभी, कोरोना से एक इंसान की डेथ नहीं हुई, फिर भी उसका नाम डेथ के रिकॉर्ड में आ गया, उसको 50,000 रुपए देने के लिए कॉल आ गया। गलतियां हो जाती है ना डिपार्टमेंट वालों से, वही कहानी है। गलती से इनकम टैक्स वाले आपके घर पे नॉक करने आता है, नॉक नॉक, हम कौन? इनकम टैक्स वाले, टैक्स दो। आपने कहा उसके माथे पे, हम कौन है? डोरमेंट कंपनी। वो तुरंत प्रभाव से रवाना हो जाएंगे। टैक्स कौन देती है? जो क्या है? एक्टिव। इवन एक्टिव कंपनी भी टैक्स कब देती है? जब प्रॉफिट हो, कमाएगी तो ही तो टैक्स देगी। और लास्ट क्या है? इट इज इजियर फॉर अ डोरमेंट कंपनी टू रीअक्वायर द एक्टिव स्टेटस एंड आल्सो इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ न्यू कंपनी।
कुछ नहीं था, ऊपर वाला ही कंसेप्ट था सारा। अब आपने देखी एक बात, प्रोसीजर में 2 पॉइंट थे केवल, बीएम बुलाओ, शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाओ एसआर पास करने के लिए, और मीटिंग में क्या रखना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, जो किससे लिए थे, ऑडिटर्स, उनके उसके बेसिस पे वो लोग क्या पास कर लेंगे, ऐसा। आई होप यहां तक का चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर होगा, अच्छे से क्लियर होगा, यस और नो? Yes, sir. चलो अब बेटा आगे देखोगे ना, अगर आप ये देखो इतना सा बचा है, 2 पेज है, कुल मिला के 2 पेज है। मैं कहूंगा अगर आज आप 10 मिनट लगा दोगे ना, ये चैप्टर कंप्लीट है, कल तो सेकंड स्टार्ट हो जाएगा, स्ट्राइकिंग ऑफ वाला, पहला कंप्लीट आपका। अगर आपके पास मॉड्यूल नहीं आए हो ना, तो मैं अभी आप सबको मॉड्यूल शेयर कर दूंगा, आप पेज देख लेना कहां से ये स्टार्ट हो रहा है, इतना समय मत खराब करना अपना, बहुत कीमती समय है तुम लोगों का। ये देखो पेज नंबर 481 से चालू हो रहा है ये डोरमेंट कंपनी। आज का काम, राइट फ्रॉम 481 टिल द एंड ऑफ द चैप्टर यू हैव टू कंप्लीट रीड आउट इट, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है 481 से 487 तक, ठीक है? चलो Okay, sir. और प्लीज है ना पढ़ के जरूर है ना, नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, अपना समय खराब हो गया ये मान लो। पहला कंप्लीट, दूसरा स्टार्ट, उम्मीद है परसों दूसरा कंप्लीट हो जाएगा, इस हफ्ते 25 नंबर आपकी पॉकेट में आ जाएंगे। और प्लीज है ना पॉकेट एक बार चेक कर लेना, उसमें कहीं छेद तो नहीं हो रखे। मैंने बच्चों को देखा है, जब इतनी आसानी से कुछ मिल रहा होता ना, तो हम गिव अप जल्दी कर देते। यू बिकेम ओवर कॉन्फिडेंट, यार ये तो इतना सिंपल है, 25 आ जाएंगे। मैंने जब कभी टेस्ट लिया था ना इसका, किसी के 25 नहीं आए थे, यहाँ पे 10, 11, 12 से ज्यादा मार्क्स नहीं आ रहे। रीजन, यू बिकेम ओवर कॉन्फिडेंट। वो सिली मिस्टेक आप लोग कर रहे थे जो मैंने अभी हाईलाइट करवाई, और एंड फाइनेंशियल ईयर तो आपने ईयर लिख दिया। सेक्शन अभी तक कितने पढ़े अपन ने इसमें, एक ही तो पढ़ा है 455, नहीं याद होगा क्या 455? फॉर्म कितने पढ़े, एक एमएससी 1 पढ़ा है अभी तक, अब आगे आएंगे 2-3 फॉर्म और आपके, 3-4 फॉर्म्स हैं आपके टोटल। क्यों नहीं याद होगा? चैप्टर के एंड में एक छोटा सा चार्ट बना लो, सेक्शन 455 और फॉर्म एमएससी 1, 2, 3 एंड 4, 3-4 फॉर्म्स है केवल। नसीब चला तो इस चैप्टर में से फर्जी कभी कभी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, और फोकट के 2 क्वेश्चन है और कुछ नहीं। चलो बाकी फिर कल मिलते हैं, है ना, ये कंप्लीट करके इसके बाद वाला स्टार्ट कर लेंगे कल। चलें, थैंक यू। अच्छा एक मिनट, टेस्ट अब जो मंडे आ रहा है ना, उसको टेस्ट है, आपके पास सफिशिएंट समय है, तैयार कर लो। शेयर कैपिटल का टेस्ट होगा इसी वीक, मैं आपको वो राइटिंग पैटर्न भी सिखा दूंगा अराउंड फ्राइडे सैटरडे। एक एग्जाम्स की कॉपी है, वो आपको मैं शेयर भी कर दूंगा, आप लोग आराम से देख भी लो, मैं समझा भी दूंगा कि हाउ टू राइट आंसर्स। और मंडे को आपका पहला टेस्ट होगा, और उसी वीक अभी सर भी बता देंगे शायद उनका भी टेस्ट है। चलो थैंक यू।